नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय न खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है, महातूफान निसर्ग महाराष्ट्र से गुजरा, पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से गुजरा और जहां जहां इस तूफान ने दस्तक दी वहां वहां इसने तबाही के मंजर पीछे छोड़ दिए। आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ये तूफान महाराष्ट्र के अलीबाग में टकराया और वहां समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठी। तूफान के चलते महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी भारी तबाही देखी गई। तूफान तो चला गया लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया, जिससे उभरने में महाराष्ट्र के शहरों को लंबा समय लगेगा। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से कई पेड़ जड़ों से उखड़ गए। किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी, कोलकाता पोर्ट का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े 3 अहम फैसले लिए गए। किसानों से जुड़े 2 नए अध्यादेशों को मंजूरी दी गई और एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी गई। इससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। टिड्डी दल के हमले से देश के 38% बागवानी उत्पादन पर संकट गहराया। इससे प्रभावित 5 बड़े राज्यों के किसानों की रोजी रोटी पर खतरा। टिड्डी दल का हमला बागवानी के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अगर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पादन को सुरक्षित नहीं किया गया तो देश का कुल 38% बागवानी उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सेक्टर रिपोर्ट में यह अंदेशा जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रबी की फसल कटाई अप्रैल में शुरू होती है और मई में खत्म होती है। इस तरह वर्तमान में हमले के जोखिम वाले क्षेत्र में प्रमुख फसलों की कटाई हो चुकी है। हालांकि यदि हमले पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो यह खरीफ उत्पादन के लिए जोखिम पैदा करेगा। वहीं बागवानी के साथ ऐसा नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मप्र, यूपी और गुजरात में फल और सब्जियों की फसल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टिड्डी दल का हमला यूपी में गन्ने की फसल को प्रभावित कर सकता है। देश में कुल गन्ना उत्पादन में यूपी का हिस्सा 45% है। ट्रंप ने मोदी को फोन पर G7 समिट में आने का न्योता दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में अश्वेत नागरिक के मारे जाने के बाद शुरू हुई हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 समिट में आने का न्योता भी दिया है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस संकट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधारों को लेकर भी बातचीत हुई। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 38% हुई। संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर 2.82%, यह दुनिया में सबसे कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया है कि देश में अब तक कोरोना के 95,527 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 48% हो गई है। इससे लगातार सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42% है, 3 मई को 26.59% और 18 मई को 38.29% थी। अग्रवाल ने बताया कि समय पर संक्रमण का पता लगाने और सही इलाज करने की वजह से हम बेहतर स्थिति में हैं। देश में कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 73% ऐसे थे जिन्हें पहले से ही गंभीर बीमारियां थीं। देश में कोरोना से मौतों की दर सिर्फ 2.82% है, जबकि दुनिया में यह दर 6.13% है। फ्रांस की मंत्री से चर्चा के बाद राजनाथ बोले, कोरोना संकट के बीच राफेल लड़ाकू विमान तय समय पर मिलेंगे। अगले महीने मिलने हैं 4 फाइटर प्लेन। भारत को फ्रांस से राफेल विमान
तय समय से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ बात करने के बाद मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज फ्रांस के सशस्त्र बल की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ टेलीफोन पर बात हुई। फ्रांस ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद समय से राफेल विमान देने की बात की है। बातचीत के दौरान हमने कोरोना से निपटने के लिए अपने देश की सेना के कामों की भी तारीफ की। राजनाथ सिंह ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हमने कोरोना और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत दोनों देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर बात की। हमारे बीच भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। इजराइल में 7,000 से ज़्यादा छात्रों को क्वारंटीन किया गया। रूस में 24 घंटे में 8,536 नए मरीज मिले। दुनिया में अब तक 64.82 लाख संक्रमित। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 64,82,695 हो गया है। इस दौरान कुल 30,79,101 लोग स्वस्थ हुए। 3,83,072 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल में लगभग 7,000 छात्रों और टीचिंग स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही 40 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल और किंडरगार्टन अभी के लिए खुले रहेंगे। हाल के दिनों में ये शोरूम के स्कूल में 130 पॉजिटिव केस मिले थे। एक शिक्षक से यह संक्रमण फैली थी। यूएन ने कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6500 आतंकी। भारत बोला साबित हो गया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6500 आतंकवादी मौजूद हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के भी आतंकी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में इन आतंकियों की मौजूदगी चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट से हमारी बात साबित होती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। WHO ने कहा वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, यह अब भी जानलेवा। इटली के डॉक्टर ने देश में कोरोना खत्म होने का दावा किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इटली के डॉक्टर एल्बर्टो जेंग्रिलो के कोरोना के देश में न होने के दावे का खंडन किया है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने सोमवार को कहा, हमें अब भी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे अंदर यह समझ पैदा न हो कि अचानक वायरस ने अपनी इच्छा से कम संक्रामक होने का फैसला ले लिया है। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह अब भी जानलेवा है। WHO के साथ ही दुनिया के कई जाने माने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने भी वायरस पर डॉक्टर एल्बर्टो जेंग्रिलो के दावे को मानने से इनकार किया है। ज़्यादातर विशेषज्ञों ने कहा कि अब भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वायरस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक बोले देश में 24 घंटे में 119 मौतें हुई। यह एक दिन में हुई सबसे कम मौतें। दुनिया में अब 63.39 लाख मरीज। दुनिया में अब तक 63,39,400 संक्रमित हैं। 3,76,182 की मौत हो चुकी है। राहत की खबर यह है कि इसी दौरान 28,85,936 स्वस्थ भी हुए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने सोमवार को कहा कि देश में 24 घंटे में 119 लोगों की मौत हुई है। देश में 23 मार्च को स्टे एट होम का आदेश दिया गया था। उसके बाद ये एक दिन में होने वाली मौतों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं 23 मार्च के बाद रविवार को सबसे कम 1,570 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक ने कहा कि ब्रिटेन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत रहा है। देश में अभी सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी। बीमारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पर विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता से कहा सरकार के पास अर्जी भेजें। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही देश का भारत कहा गया है। फिर भी याचिकाकर्ता अपनी अर्जी की कॉपी संबंधित मंत्रालय के पास भेजें। सरकार तय कर सकती है कि क्या करना है। दिल्ली के किसान नमह के जनहित याचिका दायर पर संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव की मांग की थी। इसी के जरिए देश के अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत नाम दिया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम हटाने में भारत सरकार की नाकामी अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने में लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। अब दिल्ली से नहीं चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने बताई ये वजह। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रेलवे ने बंद करने का फैसला किया है। बुधवार को रेलवे के एक अधिकारी की ओर से कहा गया है कि रेलवे दिल्ली से चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बंद करने जा रही है। इन ट्रेनों को बंद करने का कारण यह बताया गया है कि अब राज्य सरकारों की ओर से मांग आनी बंद हो गई है। पीएनबी ने दिया तोहफा, लोन की ब्याज दरों में भी कटौती। देश का दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पीएनबी ने बड़ा फैसला लेते हुए लोन की दरों के साथ साथ बचत खाते पर ब्याज दरों को भी कटौती किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट को सभी अवधि के लिए 5 से 15 आधार अंक कम किया है। केरल सीएम ने कहा, भूखी हथनी की हत्यारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। केरल के मलपुरम में गर्भवती माता हाथी के साथ जो लोगों ने किया, उसने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। गर्भवती मादा हाथी की मौत की घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। इस घटना को लेकर पूरे देश का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। मालूम हो कि मंगलवार को कुछ स्थानीय लोगों ने मादा हाथी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था, जिसके बाद हथनी की पानी में खड़े खड़े मौत हो गई थी। चीनी एक्सपर्ट का दावा, भारत में जून के मध्य तक हर रोज आएंगे 15,000 से अधिक कोरोना के मामले। चीनी शोधकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस महामारी के लिए बनाए गए वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल के मुताबिक भारत में जून महीने में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। रिसर्चों के मुताबिक जून मध्य तक रोजाना 15,000 तक कोरोना संक्रमित मामले सामने आ सकते हैं। चीन के गांसू प्रांत की लेंझोउ यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल कोविड-19 प्रेडिक्ट सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए 180 देशों में रोज सामने आने वाले कोरोना वायरस के नए मामले का अनुमान लगाया जा सकता है। वुहान में 1 करोड़ लोगों को फिर किया गया कोविड-19 टेस्ट, जांच में सामने आए 300 नए मामले। चीन में कोरोना वायरस के केंद्र रहने वुहान सिटी में कम से कम 1 करोड़ लोगों की दोबारा कोविड-19 टेस्ट किया गया और जांच में कुल 300 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जो कि बिना लक्षणों वाले मरीज थे। आधिकारिक रूप से मंगलवार को बताया कि 14 मई से 1 जून के बीच कुल 98,90,000 लोगों का परीक्षण किया गया। गौरतलब है, चीन में 80% कोरोना वायरस मरीजों वाले वुहान सिटी में जनवरी से अब तक कुल 50,340 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,869 लोगों की जान जा चुकी है। एनएचसी ने बताया कि चीन में सोमवार तक कोरोना वायरस के कुल 83,022 मामले थे, जिनमें से 73 का अभी भी इलाज चल रहा है और 78,315 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और 4,674 लोगों की जान जा चुकी है। G7 में भारत को शामिल करने और चीन को किनारे करने पर रूस नाराज। भारत और रूस में पिछले 6 दशक से ज़्यादा समय से रणनीतिक साझेदारी है, मगर अब लगता है यह समीकरण बदलने लगा है। रूस अब चीन के करीब हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर G7 में शामिल होने का न्योता मिला, तब से रूस का चेहरा उतरा गया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूस इस बात से नाराज है कि चीन को अलग थलग किया जा रहा है। वैसे इस संगठन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए किसानों से जुड़े अहम फैसले, आया वन नेशन वन मार्केट अध्यादेश। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और इससे कृषि सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने बताया कि किसान अब अपना उत्पाद
कहीं भी और किसी को भी बेच सकता है। जो उन्हें बेहतर कीमत देगा उसे वह सीधे अपना उत्पाद बेच सकते हैं। इसके अलावा बैठक में वन नेशन वन मार्केट को लेकर अध्यादेश पर चर्चा हुई। भारत चीन सीमा विवाद, LAC पर तनाव को लेकर 6 जून को पहली बार होगी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत। लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 6 जून को भारत चीन के बीच एक अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। सूत्रों का कहना है कि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ऐसा पहली बार होगा जब दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर कोई मीटिंग होगी। इससे पहले मंगलवार को मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा निकली थी। मंगलवार की बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वहीं ब्रिगेडियर स्तर पर भी बातचीत की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी नाकाम रही थी। अब 6 जून को होने वाली बैठक में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत होगी। दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर भी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर। IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। 25 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। यह चार्जशीट 650 पेज की है। अंकित शर्मा की हत्या में कुल 10 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर, दयालपुर इलाके के 2 नामी बदमाश नाजिम कासिम और अब 5 अन्य लोग शामिल हैं। अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कुल 96 गवाहों के बयान चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। हत्या, दंगे की साजिश रचने, आगजनी के अलावा कुछ अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर चोटों के 51 निशान मिले थे। हर रोज़ सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।